सार्च हेडक्वार्टर इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एम.ए। यूरोपीय मुल्क कोस्टारिका के शहर लाजान की एक इमारत के हॉलनुमा कमरे में एक मुस्तकिल शक्ल की मेज के दोनों तवील अतराफ में 4 ऊंची पुश्त की कुर्सियां मौजूद थी, जबकि एक कुर्सी मेज की चौड़ाई की तरफ रखी गई थी। कमरे में कोई आदमी मौजूद न था, अलबत्ता छत पर एक बड़ा सा फानूस रोशन था, जिसकी तेज रोशनी मेज और कुर्सियों पर इस तरह पड़ रही थी कि मेज और कुर्सियां चमक रही थी। उस हॉलनुमा कमरे के दरवाजे थे जो एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में थे। एक दरवाजा बाएं तरफ की दीवार में था, जबकि दूसरा दरवाजा दाएं तरफ की दीवार में। दोनों दरवाजे बंद थे। अचानक एक दरवाजा खुला और एक आदमी जिसने सूट पहना हुआ था एक ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्रॉली पर एक बड़ी सी चौकोर मशीन मौजूद थी, जिस पर सुर्ख रंग का कपड़ा पड़ा हुआ था। ट्रॉली मेज के करीब लाकर उस आदमी ने कपड़ा हटाकर उसे अपने कंधे पर डाला और फिर मशीन की एक साइड से एक तार, जिसके आखिरी सिरे पर एक मोटा सा रबड़ का टुकड़ा मुंसलिक था, उस टुकड़े को उसने मेज पर रखा तो वो मेज से चिपक गया और उस आदमी ने मशीन का बटन दबा दिया। मशीन में से हल्की सी जू जू की आवाजें निकलने लगी और फिर चंद लम्हों बाद मशीन पर सब्ज रंग का एक बल्ब जल उठा। तो उस आदमी ने रबड़ के टुकड़े को मखसूस अंदाज में झटका देकर मेज की सतह से अलग किया और उसे एक कुर्सी पर रखकर वो दोबारा मशीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। इस बार जैसे ही सब्ज रंग का बल्ब जला, उसने मशीन ऑफ की और फिर उसी अंदाज में उसने चारों कुर्सियों को चेक किया और फिर चौड़ाई वाली साइड पर मौजूद कुर्सी को चेक करने के बाद उसने जेब से एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकालकर उस पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद उसने बटन को दोबारा प्रेस किया और उस आले को वापस जेब में रखा और मशीन पर दोबारा सुर्ख रंग का कपड़ा डालकर वो ट्रॉली धकेलता हुआ वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो दरवाजा क्रॉस कर चुका था और फिर जैसे ही उसके उकब में दरवाजा बंद हुआ, दूसरे सिमत का दरवाजा खुला और 4 अफराद एक कतार की सूरत में अंदर दाखिल हुए। चारों ने नीले रंग के सूट पहने हुए थे। उन चारों के सीनों पर बाकायदा बैजेस मौजूद थे, जिन पर 1 से 4 तक नंबर्स मौजूद थे। वो चारों मेज की दोनों अतराफ में मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए तो वो दरवाजा खुला जिसमें से ट्रॉली वाला अंदर दाखिल हुआ था। उस दरवाजे से एक भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने भी नीले रंग का सूट पहना हुआ था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ मेज के करीब आया तो वो चारों उठ खड़े हुए। भारी जसामत का वो आदमी एक तरफ अलहदा पड़ी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ गया। आप बैठ जाए प्लीज, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज खासी भारी थी। थैंक यू सुपर चीफ, उन चारों ने बैक आवाज होकर कहा और फिर वो चारों भी कुर्सियों पर बैठ गए। ये खुसूसी मीटिंग सार्च के हेडक्वार्टर को तबाह होने से बचाने और उसके सबसे बड़े दुश्मन के खात्मे के लिए कॉल की गई है, सुपर चीफ ने उसी तरह भारी लहजे में कहा। तो उन चारों अफराद के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। ये चारों अफराद दरमियानी उम्र के थे। सुपर चीफ, क्या आप हमें तफसील बताएंगे? एक ने दरख्वास्त करने वाले अंदाज में कहा। इसीलिए तो मीटिंग कॉल की गई है। मुझे खदशा था कि कहीं उनका कोई एजेंट इस मीटिंग की कार्रवाई को चेक न कर रहा हो, इसलिए मैंने यहाँ की स्पेशल चेकिंग कराई है और मुझे बताया गया है कि ये कमरा हर किस्म के आलात से महफूज है, इसलिए अब खुलकर बात हो सकती है। जैसा कि पहले आपको मालूम हो चुका होगा कि सार्च के लॉर्ड डिक्सन और लॉर्ड एंथोनी को हलाक कर दिया गया है। सार्च के एक अहम सेक्शन जिसका इंचार्ज कर्नल स्मिथ था को इसराइल में हलाक कर दिया गया और जिस लेबोरेटरी में सार्च के लिए इंतहाई अहम फार्मूले पर काम हो रहा था और जिस लेबोरेटरी की हिफाजत इसराइल की किसी एजेंसी की बजाय सार्च का सेक्शन कर रहा था, वो उसमें नाकाम रहा है। लेबोरेटरी तबाह कर दी गई है। कर्नल स्मिथ अपने सेक्शन समेत हलाक कर दिया गया और ये सब कुछ किसने किया है? आपको शायद ये सुनकर हैरत हो कि ये सब कुछ किसी तरक्की याफ्ता और बावसाइल मुल्क की सीक्रेट सर्विस ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे पसमानदा एशियाई मुल्क की सीक्रेट सर्विस ने किया है। हमने इसका फौरी इंतकाम लेने के लिए एक मिशन तैयार किया है। इस मिशन के तहत पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया जाएगा और इसके लिए पाकिस्तान के दोस्त मुल्क शुक्रान के एक शुक्रानी सार्च सेक्शन को आगे बढ़ाया गया है। और अगर पाकिस्तान एटमी तंसीबात तबाह हो गई तो पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा और इसका सबसे बड़ा दुश्मन काफिरिस्तान आसानी से उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन इसके साथ ही हमें इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप जिसका लीडर इमरान नामी आदमी है, सार्च हेडक्वार्टर तबाह करने के लिए पाकिस्तान से रवाना हो गया है। सुपर चीफ ने मुसलसल बात करते हुए कहा। सुपर चीफ, सार्च के असल हेडक्वार्टर के बारे में तो सिवाय चंद लोगों के और कोई नहीं जानता। ज्यादा से ज्यादा वो अलबामा जाकर उस नकली हेडक्वार्टर को तबाह कर देंगे। इससे सार्च पर क्या फर्क पड़ेगा? एक आदमी ने कहा। हमने ये नकली हेडक्वार्टर बनाया ही इसलिए था
कि असल हेडक्वार्टर को खुफिया रखा जाए, और वाकई चंद अफराद के अलावा और किसी को मालूम न था। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इस बारे में लॉर्ड डिक्सन और लॉर्ड एंथोनी दोनों को मालूम था। इसके अलावा कर्नल स्मिथ, जो कि बराह रास्त हेडक्वार्टर से मुंसलिक था, उसे भी यहाँ के बारे में इल्म था, और यही तीनों अफराद उनके काबू में आ गए। इसलिए मुझे 100% यकीन है कि उन्हें ये इल्म हो चुका है कि सार्ज का असल हेडक्वार्टर अतालिया के पहाड़ी इलाके मेराना में है, और वो सीधे यहाँ आएंगे। सुपर चीफ ने कहा। सुपर चीफ, क्या उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती? एक और आदमी ने कहा। मॉनिटरिंग की जा रही है, और इसी मॉनिटरिंग की वजह से हमें इत्तला मिली है कि ये ग्रुप, जिसमें 2 औरतें और 4 मर्द शामिल हैं, पाकिस्तान से तारकी और फिर तारकी से पागो पहुंचे हैं, और इस वक्त ये ग्रुप पागो में मौजूद है। सुपर चीफ ने कहा। पागो में हमारा सेक्शन तो मौजूद होगा, एक आदमी ने कहा। हाँ है, मेरे तहत ग्रुप है, एक और आदमी ने सुपर चीफ से पहले जवाब देते हुए कहा। पागो तक तो इस ग्रुप को मॉनिटर किया गया, लेकिन फिर अचानक पागो में ये ग्रुप गायब हो गया, और हमारी बेहद कोशिश के बावजूद इस ग्रुप को दोबारा ट्रेस नहीं किया जा सका, सुपर चीफ ने कहा। सुपर चीफ, पागो से ये ग्रुप अगर अतालिया पहुंच भी जाए तो तब भी ये हेडक्वार्टर को न ट्रेस कर सकता है, और न ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, एक आदमी ने कहा। मुझे मालूम है कि आप सबके जहनों में ये बात है कि हमारा हेडक्वार्टर अपने महले वकूफ और साख के लिहाज से किसी तरह भी तस्कीर नहीं किया जा सकता, और न ही उस तक कोई गैर मुतालिक आदमी किसी भी तरह पहुंच सकता है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी खुसूसी सैटेलाइट के जरिए की जाती है, और जैसे ही कोई आदमी मेराना के उस स्पेशल एरिया में दाखिल होता है, उसे फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में जो मालूमात हासिल की है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमें पहले से मौजूद तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ साथ इंसानी हिफाजती सर्किट भी कायम करना होगा, ताकि जैसे ही ये ग्रुप पागो से अतालिया में दाखिल हो, उसे हर कदम पर रोका जा सके, ताकि किसी किस्म का कोई रिस्क बाकी न रहे, सुपर चीफ ने कहा। यस सुपर चीफ, आपकी सोच दुरुस्त है। आपके खुसूसी सेल ने यकीनन कोई खास प्लानिंग की होगी, हम उसके मुंतजिर हैं, एक आदमी ने कहा। हाँ, इस प्लानिंग के तहत पहला कदम ये होगा कि मुझ समय आप चारों अब वापस इस वक्त तक हेडक्वार्टर नहीं जा सकेंगे, जब तक ये लोग हलाक नहीं हो जाते। हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिया गया है, ताकि कोई रिस्क बाकी न रहे। इसके अलावा ये लोग लाजमन अतालिया से बहरे एड्रियाटिक के रास्ते अतालिया में दाखिल हो सकते हैं, या एक सूरत ये भी हो सकती है कि वो पागो से बजरिया हवाई जहाज अतालिया पहुंचे। इस सूरत में उन्हें लामहला रेगबो घाट पर पहुंचना होगा, और दूसरी सूरत में वो फारकोन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, और तीसरी और आखिरी सूरत ये हो सकती है कि वो पागो से यहाँ स्टारिया पहुंचे, और फिर स्टारिया से बजरिया सड़क अतालिया में दाखिल हों, या बजरिया फ्लाइट फारकोन पहुंचे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमने इन तमाम रास्तों पर मॉनिटरिंग के इंतजाम और मेकअप चेक करने वाले कैमरे भी नस्ब कर दिए हैं, और इसके साथ साथ मेराना, रेगबो और सड़क के जरिए दाखिले के लिए हर विंग चेक पोस्ट पर ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जो उन्हें चेक करते ही गोलियों से उड़ा देंगे। इसके बावजूद भी अगर ये लोग मेराना पहुंच जाते हैं, तो फिर मेराना में दाखिले के लिए इन्हें हर सूरत में मेराना शहर पहुंचना होगा, और मेराना शहर में स्पेशल स्टार ग्रुप को उनके खिलाफ काम करने का टास्क दे दिया गया है। और आपको भी मालूम है कि स्पेशल स्टार ग्रुप किस कदर तेज, फाल और काम करने वाला ग्रुप है। उसके पास जदीद तरीन आलात भी हैं और असला भी। इस ग्रुप का इंचार्ज कर्नल गौश बजात खुद वहां पहुंच चुका है। अब आप बताएं कि इस प्लान के बारे में आपकी क्या राय है? सुपर चीफ ने मुसलसल बोलते हुए कहा। सुपर चीफ, ये ऐसा भरपूर प्लान है कि इसमें मजीद किसी इजाफे या तरमीम की जरूरत ही नहीं। अलबत्ता एक गुजारिश है कि अगर इन लोगों को ट्रेस करके सैटेलाइट मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाए तो उनकी मौत यकीनी हो जाएगी, एक आदमी ने कहा। ये लोग ट्रेस हो गए तो फिर उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत न दी जाएगी, बल्कि ट्रेस होते ही उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। मैंने इसके लिए ऑर्डर दे दिए हैं, और इस प्लानिंग में और बहुत से हिफाजती सर्किट मौजूद है जिनकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं। जो जरूरी इंतजाम थे वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं, सुपर चीफ ने कहा। यह सुपर चीफ, ये प्लान हर लिहाज से ओके है, सबने बैक जुबान होकर कहा। तो फिर आप लोग इसे पास करते हैं, सुपर चीफ ने कहा। यह सुपर चीफ, उन चारों ने हाथ उठाकर हलफ के अंदाज में कहा। ओके, लेकिन जब तक ये लोग हलाक नहीं हो जाते आप चारों को विलिंगटन में ही रहना है। मैं भी वही रहूंगा। जब ये लोग हलाक हो जाएंगे तो आप लोगों को इत्तला दे दी जाएगी और उसके बाद आप आजाद होंगे, सुपर चीफ ने कहा। लेकिन सुपर चीफ, हमारे प्रोजेक्ट जिन पर काम हो रहे हैं उनका क्या होगा? चारों ने हैरान होकर पूछा। उन्हें फौरी तौर पर स्टॉप कर दिया गया है, बाद में मुकम्मल हो जाएंगे। पहली तरजीह सार्ज हेडक्वार्टर की बका और तहफ्फुज है, सुपर चीफ ने कहा।
यस सुपर चीफ, चारों ने कहा। ओके, मीटिंग इज ओवर, सुपर चीफ ने कहा और उठकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिधर से वो उस हॉलनुमा कमरे में दाखिल हुआ था। उसके बाहर जाने के बाद वो चारों भी कतार की सूरत में दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गए जहां से वो अंदर आए थे। पागो के एक दरमियानी दर्जे के होटल के एक कमरे में इस वक्त जूलिया और सालिया के साथ साथ सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर मौजूद थे, जबकि इमरान उन्हें यहाँ छोड़कर कहीं चला गया था और 2 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई थी। जूलिया समेत ये सब यूरोपीय मेकअप में थे और इसी लिहाज से मकामी अफराद लग रहे थे। वो पाकिस्तान से तारकी और फिर तारकी से पागो पहुंचे थे। पागो तक वो असल चेहरों में थे, लेकिन फिर अचानक इमरान ने अपने समेत उन सबके खुद स्पेशल मेकअप किए और फिर वो इमरान की हिदायत के मुताबिक एक एक करके अलग-अलग उस होटल से निकल गए थे और फिर उसकी हिदायत के मुताबिक वो इस दरमियाने दर्जे के होटल में पहुंच गए थे जहां उनके फर्जी नामों से कमरे पहले से बुक थे। इस वक्त वो जिस कमरे में मौजूद थे, ये कमरा मार्गरेट के नाम से बुक था और ये फर्जी नाम जूलिया का था, जबकि सालिया का फर्जी नाम मार्था रखा गया था। और इन फर्जी नामों के तहत ही उनके पास ऐसे कागजात थे जिन पर उनकी तस्वीरों की बजाय ऐसे खुसूसी कंप्यूटराइज शिनाख्ती निशानात थे जिन्हें तब्दील न किया जा सकता था। ऐसे कागजात इन दिनों पूरी दुनिया में तेजी से तैयार किए जा रहे थे, क्योंकि इन कागजात की वजह से दुनिया के किसी भी मुल्क में उनके पहुंचते ही उनका मुकम्मल डेटा सामने आ जाता था और इस तरह गलत आदमी को आसानी से पकड़ा जा सकता था। लेकिन जाहिर है इमरान जैसे आदमी के लिए ऐसे कागजात सहूलत का बास थे, क्योंकि पहले इन्हें हर बार नया मेकअप करने के बाद नए कागजात तैयार कराने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा न था। अब वो जो चाहे मेकअप कर सकते थे, अलबत्ता उन्हें वो मखसूस शिनाख्ती निशानात वैसे ही रखने पड़ते थे। जबकि इमरान उन्हें हिदायत देने के बाद खुद भी मेकअप तब्दील करके पहले वाले होटल से निकल गया था, लेकिन फिर उन्हें यहाँ पहुंचे हुए भी 2 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक इमरान की वापसी नहीं हुई थी। इमरान की अब आदत बन गई है कि वो साथियों को कमरे में बिठाकर खुद काम करता रहता है। जूलिया ने कहा, जो काम इमरान साहब करते हैं वो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। सफदर ने जवाब दिया, क्यों नहीं कर सकते? ये तुम क्या कर रहे हो? हमें मालूम तो हो कि क्या काम करना है। असल मसला तो ये है, तनवीर ने जुलाए हुए लहजे में कहा। इमरान साहब को दरअसल सिवाय अपने आप के और किसी पर भरोसा नहीं है कि वो दुरुस्त काम करेगा। सालेहा ने कहा, हमारे लिए तो ये शख्स अजाब बन गया है। चीफ भी उसे ही लीडर बना देता है और हम सिवाय मक्खियां मारने के और कुछ भी नहीं कर सकते। तनवीर ने गुस्सेले लहजे में कहा, तनवीर साहब गुस्से में हकायक न बदल दिया करे। इमरान साहब पाकिस्तान का ऐसा सरमाया है कि जिस पर फक्र किया जा सकता है। सालेहा ने कहा, तुम करती रहो फक्र उस पर, हमारे लिए तो ये अजाब है। अब यहाँ बैठे हम क्या कर रहे हैं? अजाब भी भुगत रहे हैं ना। तनवीर ने उसी तरह गुस्सेले लहजे में कहा। तनवीर, हर वक्त गुस्से में रहने की बजाय थोड़ा कूल डाउन रखा करो अपने जहन को। इमरान साहब तफरी नहीं करते फिर रहे होंगे, लामहला वो मिशन के सिलसिले में ही काम कर रहे होंगे। सफदर ने कहा, मिशन क्या अकेले उसके जिम्मे है? हम फालतू लोग हैं। तनवीर ने और ज्यादा गुस्सेले लहजे में कहा। उसी लम्हे वहाँ रखे हुए फोन की घंटी बज उठी तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। यहाँ हमें कौन फोन कर सकता है? जूलिया ने हैरान होकर कहा। होटल सर्विस वालों का फोन भी हो सकता है, सफदर ने कहा। तो जूलिया ने इस्बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठा लिया। यस, मार्गरेट बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। क्योंकि कमरा उसके नाम बुक था इसलिए कॉल भी उसने ही अटेंड की थी। हमारे यहाँ ग्रेट बड़ी को कहते हैं और मार तो बहरहाल मार है। मतलब है कि तुम अपना तारुफ करा रही हो कि तुम्हें बड़ी मार पड़ी है। वो क्या कहते हैं कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ से बोल रहे हो? तनवीर को तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुम खुद अकेले काम कर रहे हो और उसे तुमने यहाँ कमरे में फालतू बिठाया हुआ है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान की शुगुफ्ता और चहकती हुई आवाज और लहजे ने उसके जहन पर छाई हुई तमाम बोरियत दूर कर दी थी। मैं तो अपने कमरे में पड़ा सो रहा था, अब उठा हूँ तो सोचा कि मालूम कर लूं कि तुम लोग मिशन में कहाँ तक बढ़ चुके हो, ताकि चीफ को रिपोर्ट देकर उससे बड़ी मालियत का चेक वसूल कर सकूं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे कमरे में आ जाओ फिर बात होगी, जूलिया ने कहा और रिसीवर रख दिया। जूलिया की बातों से सबको ये तो मालूम हो गया था कि फोन करने वाला इमरान है, लेकिन इमरान ने क्या कहा है ये बात किसी को मालूम ना हो सकी थी, क्योंकि जूलिया ने लाउडर का बटन प्रेस न किया था। इमरान कह रहा है कि वो तो अपने कमरे में पड़ा सो रहा था। जूलिया ने कहा तो उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए, क्योंकि ये बात वो सब जानते थे कि इमरान ऐसे हालात में इस तरह नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो सफदर ने उठकर दरवाजा खोला तो इमरान
माइकल के मेकअप में दरवाजे पर खड़ा इस तरह आंखें झपका रहा था जैसे वाकई गहरी नींद से उठकर आ रहा हो। आइए मिस्टर माइकल, आपकी ही कमी थी, सफदर ने एक तरफ हटते हुए कहा। मतलब है कि जब तक मैं ना आऊं दुल्हन मुकम्मल तौर पर दुल्हन नहीं बन सकती। वाह, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। बस तुम इसी तरह ख्वाब ही देखते रहना, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। नेक लोगों के ख्वाब सच्चे भी हो जाते हैं, जिस तरह सफदर के ख्वाब सच्चे होने लग गए हैं। इमरान ने अंदर आते हुए कहा। मेरे ख्वाब? क्या मतलब इमरान साहब? सफदर ने दरवाजा बंद करके पलटते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। साले अब तुम्हें ऐसी नजरों से देखने लग गई है जैसे बेरंग तस्वीर में रंग भर रही हो। क्यों सालेहा? इमरान ने सालेहा से मुखातिब होकर कहा। आपने खामखा मुझे इस मामले में घसीट लिया है, सालेहा ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। इमरान साहब, क्या हमारी निगरानी हो रही थी? खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने अचानक बोलते हुए कहा तो वो सब चौंक पड़े। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तो साफ जाहिर है इमरान साहब, निगरानी चेक होने पर ही तो आपने अपना और हम सबके मेकअप किए हैं और इस अंदाज में इस बड़े होटल से निकलकर इस दरमियानी दर्जे के होटल में आए हैं, सफदर ने कहा। इसका मतलब है कि हमने जानबूझकर ये हरकत की है कि पाकिस्तान से यहाँ असल शहरों में आए हैं, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात। वाह, क्या अकल दी है अल्लाह ताला ने। वाह, रश्क आ रहा है मुझे, इमरान ने कहा। क्या मतलब, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे मैं तो तुम्हारी अकल और समझ को खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। आखिर चीफ ने ख्वामखा तो तुम्हें डिप्टी चीफ नहीं बनाया होगा, कुछ देखकर ही बनाया होगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब प्लीज, आप वाकई हम सबसे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सालेहा ने मुंह बनाते हुए कहा। कमाल है, यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है। मैं तारीफ कर रहा हूँ और आप सब नाराज हो रहे हैं। सफदर, तनवीर, कैप्टन शकील और तुम जो बात नहीं सोच सके वो जूलिया ने सोच ली है। गो इसका इजहार इस अंदाज में नहीं किया जिस पर इसके 100 में से 2-3 नंबर तो कम किए जा सकते हैं। वैसे इसने टॉप फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए हैं। इमरान की जुबान रवा थी। सीधी तरह और खुलकर बात करो वरना, जूलिया ने इंतहाई झुल्लाए हुए लहजे में कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि इमरान दरअसल उसका मजाक उड़ा रहा है। तुमने ये बात करके बता दिया है कि तुम इस नतीजे पर पहुंच गई हो कि हमारा पाकिस्तान से यहाँ तक असल शहरों में सफर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर हमारी निगरानी हो रही हो तो इस निगरानी का मरकज कहाँ है और कौन करा रहा है, और हमारा ये मकसद पूरा हो गया और हमने मेकअप करके वो होटल खामोशी से छोड़ दिया। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा तो जूलिया समेत सबके चेहरों पर हैरत और उलझन के तासुरात उभर आए थे। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने दानिस्ता निगरानी करने वालों को अपने पीछे लगाया था? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इमरान ने कहा। क्यों? इसका फायदा? अब तो और ज्यादा होशियार हो जाएंगे वो, जूलिया ने कहा, जबकि बाकी सब खामोश बैठे हुए थे। सार्ज के बड़े जो भी हैं, वो दूसरों को डॉज देने और अंधेरे में रखने के कामयाब गुर जानते हैं। उन्होंने अलबामा में फर्जी हेडक्वार्टर बनाकर इसका सबूत दिया है। अब तुम लोगों ने लॉर्ड डिक्सन और लॉर्ड एंथोनी से मालूमात हासिल की और मुझे कर्नल स्मिथ की फाइल से मालूम हुआ है कि असल हेडक्वार्टर अतालिया के इलाके मेराना में है, लेकिन हो सकता है कि ये भी डॉजिंग हेडक्वार्टर हो। तो फिर इसलिए इसका हल यही था कि निगरानी करने वालों को चेक किया जाए और फिर उनके जरिए आगे बढ़कर पहले कंफर्म किया जाए कि वाकई हेडक्वार्टर अतालिया के इलाके मेराना में है या नहीं, वरना इसके अलावा चेकिंग की और कोई सूरत ही न थी, इमरान ने कहा। तो फिर मालूम हुआ है कुछ? जूलिया ने कहा। हाँ, इसलिए तो मुझे तुम लोगों की पुरलुत्फ सोबत से महरूम रहना पड़ा है। मैंने एक निगरानी करने वाले को घेर कर उससे मालूमात हासिल की तो मुझे मालूम हुआ कि पागो के एक मोशागा नामी क्लब के मैनेजर ने हमारी निगरानी कराई है। मैंने जाकर उस मैनेजर को घेर लिया। उस मैनेजर ने बताया कि उसका ताल्लुक स्टारिया की एक तंजीम रोनाल्डो से है। रोनाल्डो मुखबिरी और निगरानी का काम करती है। चुनांचे अब हमने यहाँ से स्टारिया जाना है, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। इस तरह क्या हमें असलियत मालूम हो जाएगी? निगरानी करने वाले तो किराए के होंगे जिन्हें रकम देकर काम कराया जा सकता है, जूलिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। यहाँ मोशाका नामी क्लब का मैनेजर वाकई किराए का आदमी है, जबकि स्टारिया की तंजीम रोनाल्डो भी कमर्शियल तंजीम है, लेकिन उसका मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट सार्ज के साथ है। और रोनाल्डो के बारे में जो मालूमात मिली है वो इंतहाई हैरत अंगेज है कि रोनाल्डो स्टारिया में एक खुसूसी सैटेलाइट के जरिए निगरानी कराती है। उस सैटेलाइट में निगरानी करने वाले की चंद खास निशानियां फीड कर दी जाती हैं और फिर वो आदमी 24 घंटे निगरानी में रहता है और उसकी तमाम हरकत की बाकायदा फिल्म बनती रहती है, हत्ता कि उसकी आवाज तक भी टेप हो जाती है। स्टारिया और अतालिया की सरहदें मिलती हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब,
क्या ये जरूरी है कि स्टारिया के रास्ते ही अतालिया में दाखिल हुआ जाए? और भी तो रास्ते हो सकते हैं, सफदर ने कहा। हाँ, और भी रास्ते हैं। मतलब यहाँ पागो से ही लॉन्च के जरिए बहर एड्रिया तक क्रॉस करके वहाँ पहुंचा जा सकता है, या यहाँ से यूनान और फिर वहाँ से बहरे रोम के जरिए भी अतालिया में दाखिल हुआ जा सकता है। लेकिन फिर हमारा यहाँ आना जरूरी नहीं था। फिर हम पाकिस्तान से बराह रास्त क्रांस और फिर क्रांस से भी अतालिया में दाखिल हो सकते थे। लेकिन फिर हम चेकिंग करने वालों को चेक न कर सकते थे। और अगर तमाम तर इकदाम के बाद हमारे सामने ये बात आती कि हम डॉज खा गए हैं, तो फिर क्या होता? इसलिए हम असल चेहरों में तार्की और फिर तार्की से पागो आए हैं, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। तुम इतनी गहराई में कैसे सोच लेते हो? जब भी तुम अपने किसी ऐसे काम की वजाहत करते हो तो लगता है कि हम वाकई बेवकूफ लोग हैं। तनवीर ने अपनी मखसूस फितरत के मुताबिक साफ और खरी बात करते हुए कहा, और सब उसकी बात पर बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, सैटेलाइट निगरानी के लिए क्या निशाना सैटेलाइट में फिट कराए जाते हैं? वो किस किस्म के निशानात हैं जो मेकअप के बावजूद भी तब्दील नहीं होते? कैप्टन शकील ने कहा। दोनों आंखों के दरमियान का फासला और दोनों कानों का एक दूसरे से ऊंचा नीचा होना, मुंह जिसे दहन कहा जाता है, उसकी चौड़ाई, ये ऐसी चीजें हैं जो किसी तरह भी मेकअप के जरिए तब्दील नहीं की जा सकती। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन ये किस तरह फिट कराई जाती है? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। एक तस्वीर रेस की मदद से तैयार की जाती है और उस तस्वीर में से ये खास निशानियां खुद ब खुद सैटेलाइट में फिट हो जाती है। और ये भी बता दो कि ये कुदरत का कमाल है कि ये सब चीजें हर शख्स की मुनफरिद होती हैं। जिस तरह उंगलियों के निशानात आपस में नहीं मिलते, इसी तरह ये निशानियां भी नहीं मिलती, इमरान ने कहा। कमाल है, ये बिल्कुल नई बात सामने आई है। कम से कम मैं तो इस बारे में सोच भी न सकती थी, सालिया ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। तुम्हारी उम्र कुछ और सोचने की है, ये बातें सोचना तुम्हारा काम नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और सालेहा उसका मतलब समझकर कि उसे सफदर के बारे में सोचना चाहिए, बेख्तियार हंस पड़ी। आप घुमा फिरा कर बहरहाल बात कर देते हैं, लेकिन इमरान साहब, ये आपने कैसे कह दिया कि एक कान दूसरे कान से ऊंचा या नीचा होता है? सालेहा ने कहा। ऐसा होना कुदरती बात है, वजह क्या है इसका मुझे इल्म नहीं है, कोई ना कोई वजह बहरहाल होगी, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, ये निशानियां तो सैटेलाइट में पहुंच चुकी होंगी, फिर हम स्टारिया में कैसे छुपकर काम करेंगे? कैप्टन शकील ने कहा। तो सब उसकी बात सुनकर चौंक पड़े। इसका एक ही हल है कि रोनाल्डो की चेकिंग मशीनरी को तबाह कर दिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए, और तो कोई हल नहीं है, इमरान ने कहा। हाँ इमरान साहब, ऐसा होना जरूरी है और ये काम हम करेंगे, सफदर ने कहा। हमसे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम और सालेहा या कोई और भी हम में शामिल हो सकता है, इमरान ने कहा। तो सब हंस पड़े। हमसे मेरी मुराद आपके अलावा पूरी टीम है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम जाकर स्टारिया में रोनाल्डो का मशीन सेंटर तबाह करो, तब तक मैं यहाँ होटल में पड़ा सोता रहूं। चलो ऐसा हो सकता है कि जूलिया को तुम यहाँ छोड़ जाओ और तनवीर को साथ ले जाओ, इमरान ने कहा। मैं टीम के साथ जाऊंगी, ये बात सुन लो, और आइंदा इस अंदाज में मेरे बारे में बात ना करना, जूलिया ने आंखें निकालते हुए कहा। और उसके जवाब से ही तनवीर का कोई बात करने के लिए खुला हुआ मुंह बंद हो गया और उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। चलो फिर सालेहा को छोड़ जाओ, हम दोनों बहन भाई सैर सपाटा करेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तैयार हूँ, सालेहा ने फौरन कहा।